नमस्कार, जनता का राज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम सरीला के चौराहे से निकलकर यहाँ तहसील में बैठे हैं। हमारे साथ बौद्धिक वर्ग है, एडवोकेट्स हैं जो यहाँ पर बैठे हैं, जो अपनी बात रखेंगे कि आखिर यहाँ के मुद्दे क्या हैं और आखिर इनकी राय क्या है सरकार को लेकर, समस्याओं को लेकर और आम आदमी की सहूलियतों को लेकर। तो सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है जनता का राज पर। और सर, आपसे जानना चाहेंगे बेसिक्स मुद्दे क्या हैं। सरकार किसी की भी बने, कुछ भी हो, लेकिन किन चीज़ों पर काम करना चाहिए सरकार को, जो भी सरकार बनती है, ताकि आम आदमी को सहूलियतें हो। जी भैया, सबसे पहले तो आप के जनता का राज जो आपका चैनल है उसको हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमें अपनी बात कहने के लिए आपने अवसर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जहाँ तक सरीला तहसील क्षेत्र के मुद्दों की बात है तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि सरीला तहसील का सृजन सन 2002 में हुआ था और तहसील बनने के 20 वर्ष बाद भी यहाँ की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पाई हैं। शासन प्रशासन के द्वारा लगातार उपेक्षाएं होती रही हैं। इन उपेक्षाओं के कारण जो मूलभूत मुद्दे हैं इस तहसील क्षेत्र के विकास से जुड़े हुए, उन पर गंभीरतापूर्वक इनको नहीं लिया गया और आज भी वो मुद्दे ज्यों के त्यों हम लोगों के बीच में, जनता के बीच में सामने दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से हम आपको बता दें कि लगभग इस क्षेत्र की जनता के द्वारा सरीला तहसील मुख्यालय में रोडवेज का सब डिपो स्थापित कराए जाने की मांग की जा रही है, लेकिन इस पर किसी भी सरकार के द्वारा, किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया गया। और आज स्थिति यह है कि रोडवेज की जो सब डिपो की मांग सरीला में है, यहाँ पर आवागमन के साधन नहीं है। सरीला तहसील बनने के 20 वर्ष बाद भी आवागमन के कोई साधन नहीं है। इसी बात को लेकर के हम लोगों ने सरीला में रोडवेज का सब डिपो स्थापित कराए जाने की मांग की थी। निरंतर मांग के बाद भी हम लोगों को इस मुद्दे पर कोई अभी तक सफलता नहीं मिली है। हमारी सरकार से अपेक्षा है कि जो भी सरकार भविष्य में बने वो सबसे पहले सरीला तहसील में आवागमन के लिए रोडवेज का सब डिपो स्थापित कराने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। हमारी ये मांग है और हम अधिवक्ताओं की ओर से ये मांग रखते हैं, जनता की ओर से भी ये मांग हमारी है। दूसरा ये था कि नगर सरीला में लगभग आबादी 20,000 की है, लेकिन यहाँ पेयजल की इतनी गंभीर समस्या है कि यहाँ लोग 50-50, 60-60 घंटे के बाद एक बार पानी लोगों को बामुश्किल मिल पाता है। और 300 मीटर की लाइन डालने के बाद, पाइपलाइन बिछाने के बाद बगैर टिल्लू के पानी नहीं मिलता लोगों को। तो हमने इसके लिए ये बात मांग रखी थी कि सरीला में 1000 किलोलीटर की पानी की टंकी कम से कम स्थापित कराई जाए। अभी यहाँ स्थिति यह है कि 250 किलोलीटर की जो पानी की टंकी लगभग 40 साल पहले बनाई गई थी, वो 12-13 साल पहले डैमेज घोषित की जा चुकी है। दूसरी एक 50 किलोलीटर की पानी की टंकी, उसके द्वारा पूरे नगर में सप्लाई दी जा रही है। ये जल संसाधन विभाग की पोल खोलती है और ये कहना चाहिए कि जल संसाधन विभाग का कुप्रबंधन है ये। इसमें जिला प्रशासन से लेकर के शासन स्तर तक हम लोगों ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी और ये बराबर मांग हमारी कि सरीला में 1000 किलोलीटर की पानी की टंकी बनाई जाए, लेकिन इस पर भी अभी तक कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिला है, ना शासन से ना प्रशासन से। इसी तरह से यहाँ तीसरी चीज़ ये बताना चाहते हैं कि सरीला में 132 का बिजली घर बनाया गया। ये स्वागत योग्य कदम था सरकार का, लेकिन सरीला में 132 की बिजली घर के बाद उसके बगल में 33 kVA का भी एक बिजली घर बनाया गया। उसमें सरीला नामक फीडर अलग से बनाया गया, जिसमें सरीला की पेयजल आपूर्ति, सरीला नगर में विद्युत आपूर्ति, ये सारी चीज़ें उसमें दी गई थीं। लेकिन उस सरीला फीडर में 5 गांव अतिरिक्त जोड़ दिए गए। उनसे होता ये है कि सरीला फीडर ओवरलोड होता है और गर्मियों में तो स्थिति ये होती है कि 15-20 बार ट्रिपिंग करता है वो, तो लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है। मतलब 132 का बिजली घर बनने का कोई लाभ नहीं मिला यहाँ के लोगों को। ऑडियंस को अपना नाम भी बताइएगा सर। जी, ऑडियंस को अपना नाम भी बताइएगा। जी, मैं सरीला से राम सेवक सिंह यादव एडवोकेट बोल रहा हूँ। मैं यहाँ बार संघ का पूर्व अध्यक्ष भी रहा हूँ और मैं इन जन समस्याओं के लिए निरंतर 20 वर्षों से, बल्कि 30-35 वर्षों से निरंतर सामाजिक सेवाओं में, सामाजिक कार्यों में, जनहितकारी, रचनात्मक और सृजनात्मक कार्यों में लगा रहता हूँ। ये सभी पूरे तहसील के अधिवक्ता, पूरे क्षेत्र के लोग जानते हैं इस बात को लेकर के। बिल्कुल। तो और सबसे भी हम बात करते हैं कि आखिर सबकी क्या समस्याएं हैं। हम बात करते हैं शिक्षा को लेकर, हम बात करते हैं स्वास्थ्य को लेकर। सर, आप भी अपना नाम बताइएगा ऑडियंस को। देव प्रसाद यादव एडवोकेट। सर, आपको क्या लगता है, क्या जो सरकारें रही हैं उन्होंने शिक्षा में खासतौर पर सरीला में कोई काम किया है तहसील में? जैसे कि डिग्री कॉलेज सरकारी की बात करें तो यहाँ पर नहीं है हमारी जानकारी में कोई। तो आपको क्या लगता है सरकार को क्या करना चाहिए शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर? डिग्री कॉलेज यहाँ सरकारी तो है नहीं, प्राइवेट संस्था का खुला है डिग्री कॉलेज, उसी में शिक्षा लोग जाते हैं, पढ़ते हैं।
अब क्या होता है वहाँ, कितनी शिक्षा मिल पाती है। कायदे से गवर्नमेंट का होता डिग्री कॉलेज, यहाँ होता है या किसी देहात क्षेत्र में होता तो ज़्यादा उनको लाभ मिलता। ज़्यादा लाभ मिल पाता। अब लाभ उतना मिल नहीं पा रहा है। अब लड़के दूर दूर भाग रहे हैं, कुछ घरों में बैठे हैं कर करके, उनको नहीं मिल रहा आपको। बिल्कुल। सरकारों पे भी कुछ टिप्पणी करेंगे सर? जो अभी 5 साल सरकार रही है, बढ़िया रही है, आपके नज़रिए से खराब रही है, क्या कहेंगे उस पर आप? अब ठीक ही रही है जो कुछ है। ठीक ही रही है तो सर मुस्कुरा के कह रहे हैं ठीक ही रही है। सर से ही बात करते हैं। सर नाम बताएंगे अपना? बलवान सिंह। बलवान सिंह जी, आपको क्या लगता है सरकार के सर मुस्कुराए हैं तो आपको क्या लगता है कि सही रही है? कुछ और भी कहना चाहेंगे सरकार को लेकर? और हमारे क्षेत्र में तो ये सरकार ने कोई विकास ही नहीं किया, कोई कायदे का बुंदेलखंड में हमें दिखाई नहीं दे रहा। बिल्कुल। एक चीज़ और सर, चूंकि बौद्धिक वर्ग है, सबसे एक सवाल और पूछना चाहूँगा मैं कि जो विधायक बनते हैं उससे पहले जो उनकी प्रॉपर्टी होती है, अगर हम उसको आके बात की प्रॉपर्टी होती है उसको आके, जब नामांकन ये लोग करते हैं तब अपनी प्रॉपर्टी दिखाते हैं। सही है। तो पता चला कि अगर कई गाड़ियाँ, आप 150-200 गाड़ियाँ नामांकन में जाती हैं, लेकिन जब अखबार पढ़ते हैं उसमें देखते हैं 5 लाख 6 लाख 10 लाख केवल इतनी प्रॉपर्टी है। तो ये क्या सही है? जो आम जनता को तो बेवकूफ़ बनाते ही बनाते हैं, चुनाव आयोग को भी बेवकूफ़ बनाते हैं। बस ये तो बेवकूफ़ा बनाते हैं। उनके पता पास चला कि प्रॉपर्टी तो एक दिन का खर्चा ही उतना हो जितना वो अपना बता देते हैं। तो इस पर क्या होना चाहिए? क्योंकि चुनाव आयोग आम आदमी के तो बेवकूफ़ हमेशा से नेता बनाते रहे हैं। सुधार होना चाहिए इसमें सुधार। दूसरी बात ये है कि रात तहसील और इस सैला तहसील पहले एक ही तहसील थी। जो वो लहचूरा बंदा से एक जलालपुर साहब नहर वाली और एक मौदा साहब और एक रेवटा साहब, 3 शाखें चलती हैं। वो पानी दे नहीं रही और इस साल सरकार ने जरूर 28 से 1 महीने पानी दिया है। 20 वर्षों से पानी नहीं आ रहा। 20 वर्षों से पानी नहीं आया। अब पानी आया है, लेकिन पानी इतना आया कि सिंचाई तो लोगों ने कुछ कर ही ली थी, और ये पानी और आ गया तो पूरी फसलें सड़ गई। नहीं तो कहने का मतलब ये है, जैसे शासन ने, भाजपा सरकार ने अर्जुन बांध के लिए 12 मास किया है कि 12 में नहर चलेगी, इसी प्रकार लहचूरा बांध के लिए कर दें तो यहाँ की जनता के लिए बहुत लाभ हो। और यहाँ पक्की माननीय कल्याण सिंह द्वारा कहा गया था कि नहर की पट्टी पक्की बनाई जाएंगी, रोड बनाएंगे। क्या बात है। तो आज तक जब से कल्याण सिंह ने कोई नहर की पट्टी नहीं बनाएंगे पक्की, कल्याण सिंह के कार्यकाल से इस सरकार ने काम तो किया है, केवल राज क्षेत्र और शैल क्षेत्र के लिए हुआ है पानी का विकास, जो किसानों के लिए आम बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। पानी की वजह ये फसलें सूखती हैं, अब देते हैं तो पता चला कि अक्टूबर में देना चाहिए पानी, पलेला के लिए तो वो देते हैं नवंबर। हाँ, ये बड़ी समस्या, ये हमेशा की समस्या रहती है। इसलिए किसान यहाँ का परेशान है। अगर ये लहचूरा मंडला को पानी लहचूरा से पूरा कम से 2-3 माह चला दें तो किसानों की फसल पैदा हो जाएगी, और इस पर ज़्यादा उन्हें ध्यान देना चाहिए। और हो सकता है मोदी सरकार ध्यान दे दी, जैसे महोबा दी गया है इस बार दे दी तो बहुत अच्छा है। बिल्कुल। बात करते हैं जैसे इस बार ओलावृष्टि हुई थी, लेकिन किसानों को जितना मुआवजा मिलना चाहिए था उतना सरकार ने जो है नहीं दिया है। तो किसान भी बहुत परेशान है इसको लेकर। इसमें जो है बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर ओलावृष्टि हुई है अभी इसी जनवरी की शुरुआत में, और उनमें हम सरकार से मांग करते हैं कि इसमें उसकी विधिवत जांच होकर के मौके का सत्यापन किया जाए कितना प्रतिशत नुकसान हुआ है। और मैं समझता हूँ कि राठ क्षेत्र के कुछ गाँव में तो 80% तक नुकसान हुआ, कहीं किसी गाँव में 100% नुकसान हुआ है। इस तरह से नुकसान की भरपाई होनी चाहिए। उन्होंने जांच कराई है, जांच जिस गांव में ओले पड़े हैं पैसा तो दिया है। राठ क्षेत्र में जैसे हमारे गोहान ब्लॉक में नहीं पड़े हुए तो वहाँ नहीं मिला, काहे की देंगे जब कुछ नुकसान नहीं। जिस क्षेत्र जिस राठ में है, बसीला है, आपका पहाड़ी है और गलिया है, वगैरह है, तो उनका 70% दिया पैसा। अब जैसे महोबा में है तो उन्होंने 15 करोड़ दिया है, महोबा वालों को जहाँ नुकसान है दिया पैसा। क्योंकि हमने जब निरीक्षण किया गांव में फसलें 70 से 80% बेकार थी, बर्बाद थी, लेकिन जो मुआवजा मिला कहीं 30%, कहीं 40%। अब वो इसमें कहीं ना कहीं सरकार के पास कैसा बजट है उनके पास देने के लिए कि अब जैसे हमारी फसल निकलती है 1 एकड़ में, मान के चलो 10 क्विंटल निकली तो 10 क्विंटल उसको दे देगी सरकार भाई, उसका राहत प्रकार में दे रही है। अब जैसे कि इस साल जो है ये मटर लोगों ने सिंचाई कर दी थी और पानी अतिवृष्टि हो गया है, वो मटर बैठ गया। अब बताइए अंकल, उसको 1 बोरा 1.5 बोरा का नहीं निकलना है। बिल्कुल बिल्कुल। सर भी वहाँ शांति से बैठे, उनके पास भी हम जाते हैं और उनसे भी बात करते हैं। सप्रा डिवीजन के बारे में थोड़ा सा मैं भी आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा
कि सपरा डिवीज़न ने इस वर्ष नहरों में और कैनाल में जो पानी छोड़ा, बिना किसी तैयारी के छोड़ा, बिना किसी पूर्व सूचना के छोड़ा, और यदि चुनाव ना होता ये 2022 का तो शायद अभी भी ना छोड़ा, इस वर्ष पानी नहीं छोड़ा क्योंकि 20 साल से पानी नहीं जिन राजगांव नहरों में नहीं आ रहा था, उनमें इस वर्ष पानी आया, सरकार को धन्यवाद। लेकिन बिना तैयारी के, बिना योजना के पानी छोड़ा गया, और सेल्फ सफाई वगैरह नहीं हुई, पटरी दरेसी नहीं हुई, नहरें कटी, कैनालें कटी, उनमें पानी छोड़ा गया पूरे वेग से। किसानों के खेत तालाब की तरह भर गए, मटर मसूर चना वगैरह, तो सैकड़ों हज़ारों बीघे ज़मीन जलमग्न हो गई। उसके लिए हमने कहा कि इनका भी मुआवजा मिलना चाहिए। जो विभाग के कर्मचारी इस बात के लिए दोषी हैं कि सेल्फ सफाई के नाम पर, पटरी दरेसी के नाम पर सरकार से जो धन मिलता होगा कैनाल विभाग को, उसके द्वारा बगैर ये सारी तैयारियां कराए पानी कैसे छोड़ दिया गया? ये बड़ा सवाल है, ये बड़ा सवाल सर है। आप भी अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम है केशव नारायण निगम एडवोकेट। आपकी क्या राय है सरकार को लेकर, सर मुद्दों को लेकर? सरकार तो बढ़िया है, मतलब ये है कि जो सरकार काम करे, जो विकास करे, वो सरकार को आना चाहिए। अभी जो है इस सरकार ने कई लोगों को अपने जो है नज़र से अंदाज कर दिया। देखिए, किसान सम्मान निधि में, प्रधानमंत्री सम्मान निधि में जो क्या वकील किसान नहीं है, वकील भी तो किसान है, लेकिन वकीलों को जो है जो सम्मान निधि दी गई प्रधानमंत्री जी की तरफ से, वो वकीलों को नहीं दी गई। अब इसमें बताइए वकीलों का कितना नुकसान है। अच्छा, जो किसान है और लेकिन वकील है तो उसको नहीं दी गई है? हाँ, उसको नहीं दी गई। अच्छा, तो इसमें जो है वकीलों का बड़ा नुकसान है। अब हम वकील हैं नाम के, यहाँ बैठे हैं, तब ये मतलब नहीं है कि हम किसान नहीं है, हमारी खेती का नुकसान नहीं है, या हमको जो है किसान बीमा योजना का कुछ लाभ नहीं मिल रहा है। तो ये सब गलत बात है। एक समान जो है सबको मुआवजा देना चाहिए, सम्मान सबका एक साथ करना चाहिए। बिल्कुल। तो ये है। सर आप भी नाम बताएंगे अपना? जी, मैं ओम प्रकाश यादव। आपको क्या लगता है सरकार को लेकर? इस सरकार को लेकर तो केवल मुझे लगता है कि केवल हवाई बातें हैं। सरकार में तो विकास के नाम पर तो कहीं कुछ हुआ नहीं है। जो भी इनका विकास हो केवल कागजों पर है। और अगर सरकार या कोई इसकी वानगी देखना चाहता है तो मैं जिस गांव का निवासी हूं, 22 दिसंबर से हम लोग वहां चुनाव बहिष्कार किए बैठे हैं। कौन से गांव से बिलोंग करते हैं? मेरा गांव जिटकरी है। और आज तक अरे सड़क की ये दशा है कि आप चल नहीं सकते सड़क पर। और अनेकों बार जिम्मेदार अधिकारियों, शासन प्रशासन में बैठे लोगों, जनप्रतिनिधियों, सबको सूचित किया गया, सबके संज्ञान में ये बात है, लेकिन एक सड़क नहीं बना सकते। क्या मतलब है? 75 सालों बाद हम लोगों को ये अधिकार नहीं कि एक अच्छी सी सड़क पर चलने का अधिकार हो हम लोगों को? तो बताइए, आज़ादी के इतने साल बाद भी ऐसे गांव हैं जहां तक अच्छी सड़कें नहीं पहुंची हैं। तो ये सोचने वाला विषय है कि हमारे उत्तर प्रदेश में और ख़ासतौर पर हमारी राठ विधानसभा में ऐसे भी गांव हैं जहां पर सड़कें, वहाँ सड़क है या खस्ता हालत में है? नहीं, सड़क तकरीबन 15 साल पहले बनी थी। 15 साल पहले बनी। आज वो सड़क चलने लायक बिल्कुल भी नहीं है। और मैं केवल अपने गांव की सड़क की बात बता रहा हूँ। इसके अलावा जिस राठ विधानसभा में हम लोग बैठे हुए हैं, इस राठ विधानसभा में तकरीबन 16 सड़कें हैं जो डेड रोड हैं, जो चलने लायक नहीं है। लेकिन केवल विकास की बातें होती हैं, ज़मीन में आकर के देखी हकीकत में कुछ भी नहीं है। और जबकि अभी जो है तकरीबन 15-20 दिन पहले लोक निर्माण विभाग और यहाँ के दोनों विधायकों ने मिलकर के जो है करोड़ों रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। सच्चाई में पैसा कहाँ गया, किसके पास पहुँचा, कौन सा विकास हुआ, ये कहीं कुछ देखने को मिलता नहीं। केवल हवाई बातें हो रही, ये हो गया। ज़मीन पर आकर देख जाते उनको पता चल जाएगा। एक दिन मेरे गांव में, मेरे चौराहे से लेकर गांव तक पैदल जाएंगे तो उन्हें पता चल जाएगा सड़क क्या होती है। तो ये सड़क की बड़ी समस्या है। कोई भी सरकार बनती है, कोई भी विधायक बनता है, इनके गांव की सड़क जो है वो ध्यान देना चाहिए, चूँकि आज़ादी के इतने साल हो गए हैं और वहाँ पर सड़क अभी भी नहीं है। सर आप भी नाम बताएंगे अपना? राम कुमार सिंह यादव। आपका क्या कहना है सर, क्या मत है सरकार को लेकर? सरकार किसी प्रकार का विकास कार्य सरकार ने नहीं किया है। हम ममना के रहने वाले हैं। हमारे यहाँ एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। वहाँ डॉक्टर के नाम पर एक वार्ड बॉय रहता है। अच्छा। जबकि काफ़ी कर्मचारी नियुक्त हैं। सरकार का लाखों रुपए तनख्वाह में जाता है। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं। पानी की भी हमारे यहाँ असुविधा है। पुरानी टंकी बहुत साल पहले की हो गई, तो पानी की वजह से भी गांव में काफ़ी परेशानी रहती है। ये समस्या है। आप भी नाम बताएंगे अपने? जी, राम कुमार, कंप्यूटर टाइपिस्ट सरीला। अभी जो कोरोना चल रहा है, मार्केट दनादन खुले हुए हैं, आपके मॉल खुले हुए हैं, लेकिन बच्चों की पढ़ाई बड़ी खस्ता हालत में है भाई साहब।
बच्चों का गर्त भविष्य नीचे की तरफ जा रहा है, जबकि उनको ऊपर को जाना चाहिए। अगर बच्चों के स्कूल नहीं खोले जाते हैं तो बच्चे जीरो हो जाएंगे। और चुनाव प्रचार बहुत तेजी से हो रहा है, लेकिन बच्चों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। बच्चे जो भारत के कर्णधार हैं वो बर्बाद कर रही है गवर्नमेंट कोरोना के माध्यम से। पिक्चरें हॉल चल रहे हैं, मॉल चल रहे हैं, मार्केट खुल रहे हैं, स्कूल नहीं खुल रहे हैं, हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। हमें सरकार से, जो भी सरकार आए उससे गुजारिश करेंगे कि बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि बच्चे हमारे भारत के आने वाली कर्णधार हैं। बिल्कुल। राम कुमार जी भरे पड़े थे, जैसी माइक उन पर पहुंचा है तो बरस पड़े। राम कुमार जी और भी कहेंगे कुछ? और सरकार ने तो कुछ नहीं किया भैया, कागजों में काम हो रहा है। लफाजी लम्बे हाँक रहे हैं कि हमने ये किया वो किया, गरीबों को ये गल्ला देते हैं, लेकिन बेरोजगारों को कोई रोजगार नहीं मिल रहा। अगर रोजगारों को रोजगार नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? खाने भर से नहीं होने वाला कुछ। अरे कुछ उनको नौकरी मिले, कुछ रोजगार मिले, तब तो वो लोग आगे बढ़ेंगे। अब क्या होता है, खाने भर से घूमते रहो सड़क में, दिन भर पत्ते चटकाती हैं। अरे भाई कुछ विकास तो हो कि उन लोगों को कुछ सरकार की सुविधाएं मिले, कि ऐसे ही लफाजी हाँकते रहो। बिल्कुल। तो राम कुमार जी का कहना है कि राशन बांट रहे हैं लेकिन रोजगार नहीं दे रहे हैं। आप क्या कह रहे थे सर? कह नहीं दिया, हमने बता दिया आपने। और भी कुछ? हाँ सर, आप भी नाम बताएंगे अपना? चंद्र प्रकाश निगम। तो सर आपकी क्या राय है सरकार को लेकर, क्या हम तो देखो राम कुमार की बात से सहमत हैं, ठीक है ना, कि आदमी मेहनत से कमा तो सकता है, अपना पेट भर सकता है, लेकिन शिक्षा तो सरकार को ही देनी पड़ेगी। उसमें सहमति सरकार की जरूरी है। जब शिक्षा प्रॉपर होगी तभी जाके साइंटिस्ट, इंजीनियर, IAS, PCS तभी बन पाएगा। मेहनत से तो कमा तो सब पेट भर लेते हैं अपना, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं। सरीला की स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी है? अगर सरीला की स्वास्थ्य सुविधाओं में बात की जाए, अगर कैसी स्वास्थ्य सुविधाएं सर? और सरीला तहसील मुख्यालय पर करीब 12 वर्ष पहले CSC यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर डॉक्टरों की बहुत कमी रहती है। यहाँ पर विभिन्न विभागों के स्पेशलिस्टों का अभाव देखा जाता है। यहाँ पर एक मशीन कई वर्षों से रखी हुई है, एक्सरे मशीन, लेकिन उसको चलाने वाला कोई नहीं है। यहाँ पर अच्छी दवाइयों का अभाव है, यहाँ पर अच्छे इंस्ट्रूमेंट का अभाव है, और ये CSC होने के बावजूद ये रेफर सेंटर बने हुए हैं। छोटे छोटे मरीजों को भी राठ, हमीरपुर या कानपुर या झांसी के लिए रेफर कर देते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है ये। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे प्रदेश में, बल्कि पूरे देश में कह लीजिए इस चीज़ को, कि महंगाई चरम पर है। बेरोजगारी का आलम ये है कि कहीं पर लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तो इस स्थिति में जैसी अभी चर्चा हुई है कि थोड़ा सा लोगों को इस तरह से अनाज वगैरह बांट देने से उससे नहीं काम चलेगा। उनको रोजगार चाहिए, स्वास्थ्य की अच्छी सुविधाएं चाहिए, शिक्षा के अच्छे केंद्र चाहिए। हम समझ रहे हैं कि दिल्ली सरकार के द्वारा जो एक मॉडल तैयार किया गया, जिस मॉडल को पूरे देश ने सराहा, बल्कि दिल्ली के मॉडल को शिक्षा, बिजली, स्वास्थ्य, आवागमन के साधन आदि के विषयों को लेकर के, बिजली सप्लाई, पानी फ्री, बिजली फ्री, इस तरह के जो भी वहाँ का जो मॉडल तैयार हुआ, उसकी हिंदुस्तान अकेले में नहीं बल्कि दुनिया के देशों में सराहना हुई है। हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार भी इस तरह से काम करके दिखाए। ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं, आम आदमी की ज़िंदगी से जुड़ी हुई आवश्यकताएं हैं। बिजली है, पानी है, सड़कें हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, आवागमन के साधन हैं। ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति करना सरकार की जिम्मेदारी होती है। और जिस क्षेत्र का जनप्रतिनिधि चुनाव के वक्त पर जो जो वादे करता है जनता से कि मैं ये करा दूंगा, वो करा दूंगा, उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो अपने किए गए वादों पर विधायक बनने के बाद, जनप्रतिनिधि बनने के बाद अपने जनता से किए गए वादों पर खरे उतरें। मेरा ये कहना है कि जो भी सरकार हो 2022 के बाद, उसमें हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि या बनने वाली सरकार वो इन मुद्दों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसकी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि ये मूलभूत आवश्यकताएं हैं। महंगाई पर कंट्रोल हो, रोजगार सृजित किए जाएं, और जो शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी आदि जो रोज़मर्रा की लोगों की, आम आदमी की आवश्यकता है, उनकी पूर्ति भी लोगों को हो। उससे ये लगेगा कि हाँ, वास्तव में हम जो है एक विकसित राज्य में या विकसित देश में रह रहे हैं। तो चलिए, हम लोग इस वक्त तहसील में थे, सभी जो अधिवक्ता हैं उनसे बात कर रहे थे, उनकी राय ले रहे थे, जान रहे थे कि यहाँ की मुख्य समस्याएं क्या हैं, उन्हें कैसे सुलझना चाहिए। तो आप सब देख रहे थे जनता का राज। मैं राघवेंद्र राजपूत,
धन्यवाद।